हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू सीरीज। हमारा इस सीरीज के साथ टारगेट ये है कि आपको बीपीएससी के सारे पीवाईक्यूज करा दिए जाएं। ठीक है, हम लोग चलेंगे ईयर वाइज, राइट। वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 68 बीपीएससी एंड हम लोग बैकवर्ड्स जाएंगे। ठीक है, हमारा एम होगा लास्ट 10 इयर्स के पेपर आपको करा दे। ठीक है, इसमें भी हम लोग टॉपिक वाइज चलेंगे। ओके, सो हमारा पहला सीरीज जो है वो मॉडर्न इंडिया पे है। ठीक है, हमारा गोल ये है कि आपके पास एक ऐसा प्लेलिस्ट हो फ्रीली अवेलेबल ऑन यूट्यूब वेर इन यू आर एबल टू रिवाइज all the questions that have come in the BPSC first, second आपको क्वेश्चन का सॉल्व करने का ट्रिक्स एंड टेक्निक्स पता चल जाए कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस को हैंडल करना है, ये पता चल जाए। एंड थर्ड, आपका जो अप्रोच है टू स्टडी, ठीक है, वो भी इम्प्रूव हो जाए। बिकॉज जब आप पीवाईक्यूज कर लोगे, पीवाईक्यूज के वीडियोस देख लोगे, उसके बाद जब आप रिवीजन करोगे तो आप बेटर अब्सॉर्ब कर पाओगे मटेरियल को। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट को फॉलो करिए एंड अपने चांसेस बढ़ाइए सिलेक्शन के। ठीक है, वी विल नॉट वेस्ट टाइम। दिस इज द ओनली इंट्रोडक्शन दैट यू आर गोइंग टू गेट आउट। इसके बाद हम लोग सीधा क्वेश्चंस पे जाएंगे। क्वेश्चन में आपको उसको सॉल्व करने का तरीका, वो वापस रिपीट हो सकता है या नहीं, ये बताया जाएगा। आपको उस क्वेश्चन के बाकी ऑप्शंस के बारे में भी इंफॉर्मेशन इन वीडियोस में मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी योर वन स्टॉप सॉल्यूशन व्हेन इट कम्स टू बीपीएससी पीवाईक्यू। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 68 बीपीएससी मॉडर्न हिस्ट्री पीवाईक्यूज। पहला क्वेश्चन है हमारा, द स्वदेशी एंड बॉयकॉट वर अडॉप्टेड एज द मेथड्स ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग विच मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस दिए गए हैं, होम रूल मूवमेंट, विजिट ऑफ साइमन कमीशन, पार्टीशन ऑफ बंगाल, मोर देन वन एंड नन ऑफ द अबव। ठीक है, आपको पता है कि पहले पांच ऑप्शंस होते थे, राइट। तो डी ई दोनों दिया हुआ है यहाँ पे। 68 पीपीएससी पहला क्वेश्चन ये है। आप लोग साथ साथ क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आई विल रीड आउट द क्वेश्चन, गिव यू सम टाइम, आप अपना मेंटली इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, देन आई विल मार्क द करेक्ट आंसर एंड गिव यू द एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू द बेस्ट एक्सप्लेनेशन पॉसिबल एंड इसको प्लीज सीरियसली फॉलो करिएगा। एक लंबा प्लेलिस्ट बनेगा ईयर वाइज, टॉपिक वाइज। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी, द स्वदेशी एंड बॉयकॉट वर अडॉप्टेड एज अ मेथड ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, अब पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको हम बता देते हैं। ठीक है, ये सारी चीजों को भी आप अपने साथ साथ कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। एक कॉपी रख लीजिए इन वीडियोस को देखते वक्त एंड नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो कि आगे आ सकते हैं, आपको खुद दिखेगा इस प्लेलिस्ट में। हम लोग जैसे बाकी आगे और ईयर्स के क्वेश्चन करेंगे कि एक क्वेश्चन को अगर मान लीजिए हमने सॉल्व किया, उसके ऑप्शन में जो दिया है ना, उसका इंफॉर्मेशन से आप अगले साल के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, इसीलिए बाकी ऑप्शंस को भी समझना जरूरी है। ठीक है, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में इंपॉर्टेंट कुछ डेट्स हैं, उसको याद करिए। 20 जुलाई 1905, इस दिन क्या हुआ था? इस दिन अनाउंसमेंट हुआ था पार्टीशन का। आपको पूछा जा सकता है कि अनाउंसमेंट कब हुआ था। ठीक है, उसके बाद टाउन हॉल ऑफ कैलकाटा में पहली बार डिस्कशन हुआ था कि स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च करना चाहिए। वो कब हुआ था? वो हुआ था 7 अगस्त 1905। ठीक है, दिस इज द टाउन हॉल मीटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाउन हॉल मीटिंग कब हुआ था स्वदेशी मूवमेंट को शुरू करने के लिए? पार्टीशन ऑफ बंगाल केम इन टू फोर्स ऑन विच डेट, ये भी पूछा जा सकता है। 16 अक्टूबर 1905। ठीक है, ये इट केम इनटू फोर्स, द पार्टीशन ऑफ बंगाल केम इनटू फोर्स। आपको पता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल और स्वदेशी मूवमेंट लिंक्ड हैं। ठीक है, इस समय पे वाइस रॉय कौन था? इस समय पे वाइस रॉय था लॉर्ड कर्जन। ठीक है ना,
लॉर्ड कर्जन वॉज द वाइसरॉय। एंड इस पार्टीशन को रिवोक कब किया गया? इसको रिवोक किया गया 1911 में, दिल्ली दरबार में, राइट, दिल्ली दरबार में इसको रिवोक किया गया था। और तब वाइसरॉय कौन थे? तब वाइसरॉय थे लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, ये सारा फैक्ट आपको पता होना चाहिए। लॉर्ड कर्जन वॉज द वाइसरॉय जब अनाउंसमेंट हुआ था, एंड जब रिवोक हुआ था तब लॉर्ड हार्डिंग वॉज द वाइसरॉय। ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट डेट्स, इसमें से 16 अक्टूबर वाला डेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड टाउन हॉल के मीटिंग वाला डेट भी इंपॉर्टेंट है। अनाउंसमेंट 20 जुलाई को हुआ था, जुलाई याद रखिए, उससे आपको क्लैरिटी रहेगा, बट 16 अक्टूबर याद रखिए, और टाउन हॉल मीटिंग कब हुआ था ये भी याद रखिए। ठीक है, थोड़ा सा बाकी ऑप्शंस के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। प्लीज पेन एंड पेपर लेके बैठिए ताकि आपको एक्टिवली आप सॉल्व कर पाओ। होम रूल मूवमेंट के बारे में दो तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसको शुरू किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, आप देखिएगा अगले बार ये क्वेश्चन पूछ लेगा, होम रूल मूवमेंट कब किसने स्टार्ट किया था? ठीक है, बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट। आपका पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा मॉडर्न इंडिया का अगर आप इन वीडियोस को देख लेते हो। बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट, इन्होंने शुरू किया था। बाल गंगाधर तिलक ने कब शुरू किया था? इन दोनों में से पहले किसने शुरू किया था? डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए। 28 अप्रैल 1916, इंपॉर्टेंट। एनी बेसेंट इन्होंने कब शुरू किया था? बाद में शुरू किया था। इन्होंने कब शुरू किया? 3 सितंबर 1916। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के बारे में और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है, याद है आपको? मराठा एंड केसरी, मराठा एंड केसरी जर्नल्स न्यूज़पेपर्स was started by बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। एनी बेसेंट थी, इन्होंने कांग्रेस का प्रेसिडेंटशिप भी लिया था, राइट। आगे आएगा वो क्वेश्चन, तब हम लोग डिस्कस करेंगे। इनके भी कुछ बुक्स के नाम याद रख लीजिए। कॉमनवेल पूछा जाएगा, कॉमनवेल। ठीक है, न्यू इंडिया, न्यू इंडिया के ऑथर कौन है? एनी बेसेंट है। ठीक है, ठीक है। एक चीज और, बीपीएससी में नहीं, यूपीएससी में पूछा गया है क्वेश्चन, 1920 में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदल के स्वराज्य सभा रख दिया गया था? तो होम रूल मूवमेंट को ही नाम बदल के क्या रख दिया गया था? स्वराज्य। जो होम रूल लीग था, इसको ऐसे लिख लेते हैं, होम रूल लीग, उसका स्वराज्य सभा रख लिया गया था आफ्टर द एंट्री ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, इतना याद है अगर होम रूल मूवमेंट के बारे में, इनफ है। ठीक है, चलिए, विजिट ऑफ साइमन कमीशन, ये भी हम लोग आएगा आगे क्वेश्चन। इसमें हम लोग लाला लाजपत राय ये सारी चीजें पढ़ेंगे, आगे पढ़ते हैं उस चीज को। ठीक है, अगर दो तीन चीज मेरे को यहीं पे बताना हो, हम चाहते हैं कि आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन ये रहे, आगे आपको फिर लिंक होने लगेगा। ठीक है, तो पहले कुछ क्वेश्चन में हमें थोड़ा ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा। मतलब पहले कुछ ईयर में जैसे 68, 67, 66, इसमें एक्सप्लेनेशन ज्यादा देंगे, एंड उसके बाद आप इसका मैजिक देखोगे, बाद के ईयर्स आपके क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, साइमन कमीशन के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको बताते हैं। साइमन कमीशन कब आया था? 1927 में। आने का बात था 1929 में, क्योंकि 1919 के एक्ट में ही दिया गया था कि एक कमीशन बनेगा। ठीक है, बट ये 2 साल पहले बन गया। इट वॉज ऑब्वियसली एन ऑल वाइट कमीशन, ऑल वाइट कमीशन, इसीलिए प्रोटेस्ट हो रहा था। ठीक है, गो बैक साइमन के नारे लग रहे थे। ठीक है, इस समय पे प्राइम मिनिस्टर कौन था? ये क्वेश्चन आ चुका है। प्राइम मिनिस्टर कौन था जब साइमन कमीशन आया था? ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर वॉज स्टैनली बॉल्डविन। ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, इसीलिए याद रखना है, स्टैनली बॉल्डविन। ठीक है, और साइमन कमीशन को लेकर के जो प्रोटेस्ट हुए थे, उसमें कौन से मेजर लीडर का लाठीचार्ज की वजह से डेथ हुआ था? लाला लाजपत राय, इनका डेथ हुआ था लाठीचार्ज की वजह से। ठीक है, और फिर क्या होगा? लाठीचार्ज की वजह से इनका जो डेथ हुआ, इससे इंस्पायर होंगे भगत सिंह, है ना, और वो रिवेंज लेंगे लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस,
वो भी एक क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, उसको बाद में हैंडल करते हैं। इतना इन्फॉर्मेशन अभी के लिए काफी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या बता दिया, क्वेश्चन का आंसर तो बता ही दिया कि स्वदेशी मूवमेंट को पहली बार कब लॉन्च किया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल में। पार्टीशन ऑफ बंगाल को लेके इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता दिए। होम रूल लीग को लेकर के, होम रूल मूवमेंट को लेकर के आपको ये फैक्ट्स बता दिए, ठीक है। और ये आपको बता दिया मैंने साइमन कमीशन को लेकर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से आपको इतना सारा इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा पता चल गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा इंटेंस क्लास होगा, पर ध्यान से पढ़िएगा। हम लोग आपको शॉर्टकट नहीं देंगे, हम लोग छोटे वीडियोस नहीं बनाएंगे 5 मिनट में आपको पीवाईक्यू करा दें, वैसे वीडियोस नहीं होंगे, ये काफी डिटेल सेशंस होंगे। इसको प्लीज सीरियसली फॉलो करिए, यू विल बी थैंकिंग अस लेटर, ठीक है। बहुत हेल्पफुल रहेगा सेशन, प्लीज इसको फॉलो करिएगा एंड वी विल बी रेगुलर विद दिस एंड ऑल द क्वेश्चंस दैट हैव कम विल बी सॉल्व्ड, ठीक है। चलिए, आई थिंक इतना इनफ है, आपके कॉन्टेक्स्ट बिल्ड हो गया। पहला क्वेश्चन आपने देख लिया, हम लोग किस तरह से डिटेल में सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन को भी वैसे ही सॉल्व करते हैं। एट द कैलकाटा सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1906 द फ्लैग ऑफ स्वराज फॉर इंडिया वाज अनफर्ल्ड बाय, तो यानी कि जो प्रेसिडेंट होंगे वो करेंगे, तो 1906 में जो प्रेसिडेंट है अगर वो आपको पता है, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। सिंपल सा आंसर है, ठीक है। दादा भाई नौरोजी के बारे में थोड़ा सा और फैक्ट्स पढ़ लीजिए, ठीक है ना। दादा भाई नौरोजी आपको सबको पता होगा कि ही इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। शौक मत होइएगा अगर ये क्वेश्चन आपको वापस दिख जाए। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन थे, ये थे अपने दादा भाई नौरोजी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी कितने बार प्रेसिडेंट बने हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, 3 बार बने हैं। कब कब बने हैं, 1886, 1893 एंड 1906। ये था वो सेशन जिसमें स्वराज का फ्लैग अनफ्लर किया गया, ठीक है ना। स्वराज को एज अ गोल अडॉप्ट किया गया, ठीक है। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, ही वॉज अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑल्सो, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है वैसे, ठीक है। हम आपको कोई भी फैक्ट ऐसा नहीं बता रहे हैं जो कि आपके काम नहीं है, ये तीनों फैक्ट आपको काम आएगा, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये पूछा गया था कि कौन से पार्टी के टिकट पे, लिबरल पार्टी, लिबरल पार्टी के टिकट पे ही कुड गेट इनटू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। इसको याद रखिए। एक चीज और है, रस्त गोफ्तार, आपने सबने पढ़ा होगा, रस्त गोफ्तार किसने लिखा है, तो दादा भाई नौरोजी ने लिखा है, ठीक है। 4 फैक्ट आपको मैंने यहाँ पे बता दिया, और दादा भाई नौरोजी, ठीक है। ये चारों में से कोई भी एक को उठा के क्वेश्चन बन जाएगा, अगले साल आपको दिखेगा क्वेश्चन आ गया इसमें से, इसीलिए ऑप्शंस को एक अच्छे से बताना जरूरी है, ठीक है। थोड़ा सा और बाकी ऑप्शंस क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं एंड दादा एंड एओ ह्यूम है, दादा भाई नौरोजी है। तो गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में आप लोग सब जानते होंगे कि पॉलिटिकल गुरु मानते थे गांधी जी इनको, ठीक है ना। पॉलिटिकल गुरु थे महात्मा गांधी के, ये फैक्ट आप सबको ही जानते हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले यहाँ पे ऑप्शन में क्यों दिया गया है, क्योंकि 1905 में वो थे प्रेसिडेंट, ठीक है ना। 1905 में प्रेसिडेंट वो थे, इसीलिए अगर आपको याद नहीं होता कि 1906 1905, तो आप कंफ्यूज होकर हो सकता है गोपाल कृष्ण गोखले मार देते, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले ऑल्सो फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने बनाया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाया था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। इतना फैक्ट याद रखिए, 3 फैक्ट मैंने आपको गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बता दिया, ठीक है। कॉपी पेन लेके सेशंस अटेंड करना है, ओके। एओ ह्यूम, एओ ह्यूम के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। एओ ह्यूम को आप लोग सब ऐसे जान ही रहे हो। इनमें सबसे पहले क्या है कि कांग्रेस के बनाने में इनका सबसे बड़ा हाथ है, राइट। इन्होंने बेसिकली 1884 में, 1 साल पहले, इंडियन नेशनल यूनियन बनाया था, ठीक है ना। इंडियन नेशनल यूनियन बनाया था, ओके। ये प्रीकर्सर था टू दी इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल यूनियन ही बन गया आगे चल के इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है ना। एओ ह्यूम को बोला जाता है फाउंडर ऑफ आईएनसी, फाउंडर ऑफ आईएनसी। बट क्या ये उस साल
प्रेसिडेंट थे? नहीं, डब्ल्यू सी बैनर्जी प्रेसिडेंट थे। ठीक है, बस इतना फैक्ट अगर पता है आपको, चल जाएगा काम। ठीक है, तो हमने आंसर भी देख लिया एंड किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो भी देखा, एंड तीनों ऑप्शंस पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल अ पैरेलल मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन द इंडियन स्टेट इन द स्टेट्स रूल्ड बाय इंडियन रूलर्स सच एज कश्मीर, निजाम्स, हैदराबाद, ट्रावनकोर। तो मतलब वो स्टेट्स जहाँ पे प्रिंसली लीडर्स थे, प्रिंसली मतलब जो किंग्स थे, प्रिंसेस थे, वो लोग थे, वहां पर भी मूवमेंट शुरू हो गया था। तो उस मूवमेंट का नाम क्या था? उस मूवमेंट का नाम था प्रजामंडल मूवमेंट। ठीक है, स्वराज मूवमेंट तो हो नहीं सकता। ठीक है, स्टेट्स पीपल मूवमेंट एक बाद में जाकर के एक अम्ब्रेला ऑफ मूवमेंट को बोला जाने लगा। ठीक है, तो प्रजामंडल मूवमेंट विल बी दी आंसर। ठीक है, और ये जो मूवमेंट्स है ना, प्रजामंडल मूवमेंट्स है, ये चीज दोनों के खिलाफ था। ये चीज थोड़ा सा समझिए कि इट वाज अगेंस्ट द फ्यूडल प्रिंसेस जो वहां पे ऑलरेडी थे, बहुत सालों से थे, उनके अगेंस्ट भी था, प्लस ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट भी था, क्योंकि दोनों का ही एक तरह से साइमल्टेनियस कंट्रोल था इन स्टेट्स के ऊपर। कश्मीर बोलिए, हैदराबाद बोलिए, ट्रावनकोर बोलिए। ठीक है, क्योंकि इन दोनों से ही परेशान थे वहां के लोग। ठीक है ना, एंड बाद में जाके अराउंड 90 लेट 1930s में कांग्रेस ने अपने एजेंडा में इसको ऐड किया। ठीक है, ये समझिएगा, एजेंडा में ऐड किया, लेट 1930s में ऐड किया। ये जब जवाहरलाल नेहरू ने ये स्टेटमेंट्स देना शुरू किया कि जो ये प्रिंसली स्टेट्स हैं, ये इंडिया से अलग नहीं रह सकते हैं। ठीक है ना, बाकी इंडिया से ये लोग अलग नहीं रह सकते, इनको भी आना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम्स इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया, जैसे कि वो लोग क्या करते थे कि स्कूल्स एस्टेब्लिश करना शुरू करवाया इन लोगों ने। ठीक है, खादी यानी कि स्वदेशी का अडॉप्शन शुरू करवाया। तो ये सब प्रोग्राम्स जो हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बाद में शुरू किया। ठीक है ना, तो इनके मूवमेंट्स को भी, इनके लोगों को भी, जो वहां के पॉपुलेशन था जो इन स्टेट्स में रहता था, उनको भी इंटीग्रेट किया इनटू द मेन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, ये समझिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रजामंडल मूवमेंट। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब नॉट करेक्ट पूछा है तब एक्स्ट्रा कॉशियस रहना पड़ता है। ठीक है, नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ओनली दी अपर कास्ट एंड रिच टुक पार्ट इन द मूवमेंट, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, द काउंसिल इलेक्शंस वर बॉयकॉट इवन बाय द जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास, ये भी गलत हो जाएगा, बिकॉज जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास ने काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट नहीं किया था। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स, हेडमास्टर्स, टीचर्स रिजाइंड एंड लॉयर्स गिव देयर प्रैक्टिस, ये तो सिंपल स्टेटमेंट है। जब नॉन कॉपरेशन हुआ था तो ये सब चीजें होता है, स्कूल छोड़ देते हैं, प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, है ना, ये चीज सही है। तो यहाँ पे हमें नॉट पूछा है, यानी 1 और 2 गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो बहुत ज्यादा समझाने को भी नहीं है। जस्टिस पार्टी क्या थे? देखिए, जस्टिस पार्टी कांग्रेस के खिलाफ था। ठीक है ना, ये लोग भी एक तरह से एंटी कांग्रेस थे। ठीक है, क्योंकि ये लोग क्या मानते थे कि ये हिंदू ब्राह्मणिकल डोमिनेंस, कांग्रेस को हमेशा क्या बोला जाता था? अपर कास्ट हिंदू डोमिनेटेड। ठीक है ना, ये चीज थोड़ा सा आप लोगों ने अगर पढ़ लिया है तो आप लोग, हिंदू डोमिनेटेड, जस्टिस पार्टी का व्यू ये था। ठीक है, इसीलिए वो कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करती थी। ठीक है, तो वो लोग का जो भी स्टेप्स होता था वो जनरली अगेंस्ट होता था। तो कांग्रेस काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट करेगा, जस्टिस पार्टी नहीं करेगा। और ये तो आप जानते ही हो कि अपर कास्ट और रिच नहीं, मिडिल क्लास और जो लोअर क्लास थे वो भी पार्टिसिपेट करते थे, इसीलिए ये पहला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। एंड क्योंकि हमें नॉट करेक्ट पूछा है, आंसर क्या हो जाएगा? C 1 and 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल वॉज ब्रॉट अबाउट बाय अबुल कलाम आजाद? द आंसर विल बी अल हिलाल। ठीक है, अल हिलाल एक बुक है which was brought by Abul Kalam Azad. I remember this was the first question of my set. ये क्वेश्चन 1 था मेरे सेट का। ठीक है, अल हिलाल इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा फैक्ट्स आपको हम बताते हैं अबुल कलाम आजाद के बारे में, थोड़ा सा फैक्ट्स इंपॉर्टेंट जो है वो समझिए कि ही वॉज द
एजुकेशन मिनिस्टर। जैसे ही इंडिया फ्री हुआ ही बिकेम दी एजुकेशन मिनिस्टर, तो इनको इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो मिला था पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, इनके ही बर्थ के दिन को 11 नवंबर को हम लोग मनाते हैं क्या, नेशनल एजुकेशन डे। नेशनल एजुकेशन डे। ठीक है, इनको भारत रत्न भी मिला है, वो इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, ये याद रखिएगा बिकॉज ये पॉलिटी में भी पूछ लेते हैं। जो इनिशियल कैबिनेट था हमारा वो इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए अबुल कलाम आजाद याद रखिएगा। ठीक है, बाकी हम यहाँ पे आपको ये बता देते हैं कि द कॉमरेड ये बुक किसने लिखा है। द कॉमरेड, अगर आप लोग में से कोई बता सके। मौलाना मोहम्मद अली। ठीक है, मौलाना मोहम्मद अली हैज रिटन द बुक कॉमरेड। ठीक है, जमींदार किसने लिखा है। जमींदार लिखा है मौलाना जफर अली खान। ठीक है, ऑप्शंस क्लोज है। मौलाना मोहम्मद अली ने लिखा है कॉमरेड, जमींदार लिखा है मौलाना जफर अली खान, और अल हिलाल लिखा है अबुल कलाम आजाद। तो तीनों मुस्लिम राइटर्स हैं एंड इस तीनों बुक को लिखा है, इसीलिए ऑप्शंस में ये सब दिया गया है। ठीक है, ये दोनों बुक्स भी कभी हो सकता है आपसे कॉमरेड और जमींदार पूछ लिया जाए। ठीक है, बाकी आप लोग और भी जो बुक्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, आई होप आप लोग पढ़ते हो उनको एंड अपने वहां पे अपने नोट्स में रखे हो उस चीज को। जैसे जैसे जर्नल्स और आएंगे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अबुल कलाम आजाद का एक और था अल हिलाल के साथ साथ ही हम यहाँ पे चाहते हैं कि आप लोग को याद रहे अल हिलाल, और एक और याद करके रखिएगा अल बलाग। ठीक है, हो सकता है अब ये पूछ दे अल बलाग किसका है, तो इनका ही है। ठीक है, कॉमरेड मौलाना मोहम्मद अली, जमींदार मौलाना जफर अली खान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, फिर से देखिए नॉट करेक्ट पूछ रहा है। गांधी जी विड्रू फ्रॉम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ड्यू टू चौरी चौरा, ये आप सबको पता है कि ये स्टेटमेंट सही है। गांधी जी गेव हिज फर्स्ट मेजर पब्लिक स्पीच इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यस ये भी क्वेश्चन, ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि पंडित मदन मोहन मालवीय ने उन्हें इनवाइट किया था। ठीक है, 1916 में जब वो आए थे, जस्ट साउथ अफ्रीका से आए, तब उनको इनवाइट किया गया था। महात्मा गांधी वॉज अरेस्टेड इन द ईयर 1921। अब ये गलत है, क्योंकि उनको 1922 से 1928 तक जेल में रखा गया था, 6 साल उनको जेल में रखा गया था। ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, ये आप सबको पता है चौरी चौरा इंसिडेंट। आप बता सकते हो ये कहाँ पे हुआ है। ये हुआ है गोरखपुर में, गोरखपुर यूपी। ये क्वेश्चन आया है चौरी चौरा कहाँ हुआ था, अगले बार देखोगे आप आगे चल के कि ये क्वेश्चन आया है, इसीलिए ऑप्शन से क्वेश्चन बनता है, इसीलिए ऑप्शंस को भी अच्छे से समझना है। ठीक है, ये पहला मेजर पब्लिक स्पीच दिया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने, में किसने इन्हें इनवाइट किया था, ये क्वेश्चन अब आ जाएगा। तो आप लोग क्या आंसर मार्क करोगे, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अगले बार ये ऑप्शन से ही क्वेश्चन बनता है, इसीलिए इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा। 1916 में, ठीक है ना, 1916 में इनको इनवाइट किया था, ये याद रखिएगा कि जस्ट वो साउथ अफ्रीका से आए थे, तब उनको इनवाइट कर लिया गया था, तो उस तरह से आपको याद हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। ही वॉज नॉट अरेस्टेड इन 1921, ही वॉज अरेस्टेड इन 1922। ठीक है, 6 साल के लिए वो जेल में थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। How did the study of history help in creating a feeling of nationalism towards the end of 19th century? By reinterpreting history and refuting the British portrayal of Indians as backward, primitive, incapable of governing themselves, ये तो सही है। By writing about India's glorious past and urging people to take pride, yes ये भी सही है, हम लोग ये कर रहे थे। By urging people to struggle and change against miserable condition of life under British rule, तो ये भी सही है, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट अपने आप में सही थे। ठीक है ना, यही तो कर रहे थे, हिस्ट्री को री इंटरप्रेट किया एंड ये दिखाया कि हमें अपने ग्लोरियस पास्ट को याद करना चाहिए। ठीक है, फिर मिजरेबल कंडीशंस जो थे उसके खिलाफ फाइट करना चाहिए, और जो ब्रिटिश का पोर्ट्रेयल था देखिए इंडिया बैकवर्ड है, प्रिमिटिव है, इसको भी फाइट करना था। इसीलिए हमारे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स वो स्टार्टेड बाय डिफरेंट पीपल, राइट। तो इसीलिए ये चीज को याद रखिएगा, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ दी अबव। तो आपको एक क्वेश्चन मिला जहां पे
मोर देन या फिर नन ऑफ द अबव वाला चीज भी आता है। ठीक है, तो ये आंसर आ गया डी। हु वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया हरिजन संघ इन 1932? देखिए अगली बार आपसे पूछ लेगा ऑल इंडिया हरिजन संघ कब हुआ था, तो 1932 में हुआ था। ठीक है, इसीलिए। फिर ये कहाँ हुआ था? ये बॉम्बे में हुआ था। ठीक है। अच्छा, पहले आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं। आई इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। ठीक है, तो ऑल इंडिया हरिजन संघ कब बना था? 1932 में बना था। कहाँ बना था? बॉम्बे में बना था। क्यों बना था? क्यों बना था? बिकॉज नाम से आप समझ रहे हो कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस थे उनके अपलिफ्टमेंट के लिए बना था। ठीक है, 1932 में पूना पैक्ट के बाद, पूना पैक्ट रिलेटेड है। ठीक है ना, गांधी जी हंगर स्ट्राइक पे चले गए थे। ठीक है, उस समय बना था। ठीक है ना, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया हरिजन संघ के बारे में एक चीज और, अगर आपको डायरेक्टली मान लीजिए इस बॉडी के बारे में पूछ लिया गया, तो एक चीज और पूछा जा सकता है, इसके प्रेसिडेंट कौन थे? गांधी जी ने तो फॉर्म किया, लेकिन गांधी जी थोड़ी ना इस बॉडी को लीड करेंगे। प्रेसिडेंट कौन थे? GD बिरला, घनश्याम दास बिरला। ठीक है, प्रेसिडेंट वगैरह पूछ लिया जाता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और भी आपको यहाँ पे ऑप्शंस में ऐसे क्या दिया हुआ है, B.R. अम्बेडकर, तो B.R. अम्बेडकर का इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन आपसे आगे चल के पूछा गया है, 67 66 BPSC ये सब में आपको पूछा गया है कि उन्होंने कौन सा बॉडी बनाया था, तो उन्होंने बनाया था बहिष्कृत, बहिष्कृत हितकर्नी सभा, बहिष्कृत हितकर्नी सभा। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बना था गांधी जी के ऑल इंडिया हरिजन संघ बनने से पहले या बाद में? पहले, 1924। इस तरह से याद रखिएगा, 8 का मल्टीपल है 24 एंड 32। ठीक है, तो बहिष्कृत हितकर्नी सभा किसने बनाया था? B.R. अम्बेडकर ने बनाया था। ठीक है, B.R. अम्बेडकर ने 1924 में ये किया, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट सत्याग्रह किया था, उसका नाम क्या था? महार सत्याग्रह। ठीक है, कि जो भी अनटचेबल कम्युनिटी है वो जाके पानी ले सके फ्रॉम द मेन टैंक। ये कब हुआ था महार सत्याग्रह? पूछा जा सकता है, 1927 में हुआ था। ठीक है, क्यों हुआ था मैंने बता दिया। और B.R. अम्बेडकर के बारे में एक चीज और पढ़ ही रहे हैं तो ये भी पढ़ लीजिए कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी किसने बनाया था? B.R. अम्बेडकर ने बनाया था, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। ये कब बना था? 1936 में बना था। ठीक है, मान लीजिए नहीं भी याद रहा 1936, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी किसने बनाया, तो B.R. अम्बेडकर ने बनाया। ठीक है, ये सब थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, B.R. अम्बेडकर के बारे में अगर एक दो बुक भी लिख लीजिए, यहीं पे लिख देते हैं। मुक नायक, हो सकता है पूछ ले। ठीक है, बहिष्कृत भारत, वो तो है ही, बहिष्कृत हितकर्नी सभा शुरू किया, और बहिष्कृत भारत जर्नल शुरू किया था। ठीक है, मुक नायक इज द जर्नल, इंपॉर्टेंट जर्नल है, पूछा गया है BPSC में और बाकी और एग्जाम में, इसीलिए बुक मुक नायक किसका है? B.R. अम्बेडकर का है। ठीक है, जगजीवन राम, जगजीवन राम के बारे में भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर है, लेकिन जगजीवन राम के बारे में भी, क्योंकि ऑप्शन में दिया है, क्या पता कब पूछ ले, इसीलिए एक दो फैक्ट थोड़ा सा याद कर लीजिए। इनको भी पोस्ट इंडिपेंडेंस एक इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो मिला था, दैट वाज द लेबर पोर्टफोलियो। ये इसलिए याद रखिए, जैसे अभी हमने अबुल कलाम आजाद का पढ़ा, एजुकेशन मिनिस्टर। ठीक है, तो इनको लेबर पोर्टफोलियो मिल गया था, कब? इन 1952। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। टिल मतलब इनिशियली आप पहले इलेक्शन तक हम यहाँ पे वो कर देते हैं। आपको पता ही है 1952 में पहला इलेक्शन हुआ था इंडिया में। ठीक है, तो लेबर पोर्टफोलियो तब तक किसके पास था? जगजीवन राम के पास था। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एक फैक्ट काफी है, इसको याद रखें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। On 20th February 1947, Prime Minister Attlee announced British government decision to withdraw from India latest by June 1948। ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, आपने अगर क्लेमेंट एटली का स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा कि जून 48 तक बोला था, बट उसके पहले ही चले गए थे। कब चले गए थे? August 15 1947। सबको पता है ये चीज?
ठीक है, बोला था जून 48 तक जाएंगे लेकिन पहले ही चले गए थे, और इन्होंने ये बोल दिया था कि पावर विल बी ट्रांसफर टू रिस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड्स। एक चीज है, इसके बाद ही, इनके स्टेटमेंट के बाद ही आया था, इनके स्टेटमेंट के बाद आया था माउंट बैटन प्लान। माउंट बैटन प्लान जो कि फाइनल था, है ना, ये आया था जून में ही, 3 जून को आया था ये, ऑफ 1947। तो आपको कई बार क्या होगा, पूछ देगा कि माउंट बैटन प्लान जब आया था तो प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो एटली थे। ठीक है, इसलिए ये सब चीजों को थोड़ा सा याद करिएगा, इस तरह से कनेक्ट करके पढ़िएगा। ठीक है, आगे बढ़े। बाकी यहाँ पे डेट्स दिया हुआ है, इसीलिए अगस्त 1947 तो नहीं होगा, जनवरी 1948 नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करने को नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आंसर होगा जून 1948। Who among the following headed the two boundary commissions set up to delineate the international frontiers between India and Pakistan in 1948? क्या होगा इसका आंसर? सिंपल आंसर है साइरिल रेडक्लिफ, इसीलिए रेडक्लिफ लाइन आप लोग पढ़ते हो, ठीक है ना, रेडक्लिफ लाइन के बारे में पढ़ते हो। क्यों पढ़ते हो? बिकॉज साइरिल रेडक्लिफ ने ही इंडिया और पाकिस्तान का 1947 में वो लाइन को, जो बाउंड्री लाइन है उसको ड्रॉ किया था। ठीक है, एंड इसको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पब्लिक कब किया गया। पब्लिक एक्चुअली पहले, इंडिपेंडेंस के पहले किया गया था या बाद में किया गया था? बाद में किया गया था। इंडिपेंडेंस हमें 15 अगस्त को मिला था, एंड इसके रिपोर्ट 17 अगस्त को पब्लिश हुए थे। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रेडक्लिफ लाइन बस याद रखिए, और बाउंड्री कमीशन को हेड इसने किया था एवी अलेक्जेंडर। ये नाम अभी आगे और आएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे एक क्वेश्चन, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। साइरिल रेडक्लिफ याद रखना है, बाउंड्री कमीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बता देंगे, क्योंकि ये रेवेन्यू सेटलमेंट वाला चीज का क्वेश्चन आ गया। महलवारी सेटलमेंट, हु इंट्रोड्यूस्ड इट? हु इंट्रोड्यूस्ड इट इन बंगाल? क्या होगा इसका आंसर? हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है, हॉल्ट मैकेंजी इंट्रोड्यूस्ड इट। महलवारी सिस्टम आप लोग सब जानते होंगे, फिर भी जस्ट एक लाइन में हम बता देते हैं। यहाँ पे विलेज हेडमैन, ठीक है, अगर भूल गए हो तो याद कर लो, विलेज हेडमैन के थ्रू रेवेन्यू सेटलमेंट होता था। ठीक है ना, होल विलेज का जो रेवेन्यू सेटलमेंट है विलेज हेडमैन करता था। उस विलेज को क्या बोला जाता था? महल, इसीलिए महलवारी। ठीक है, महल बोला जाता था विलेज को। पूछा जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या परमानेंट सेटलमेंट जैसा फिक्स रहता था? नहीं, यहाँ पे पीरियोडिकली रिवीजन होते रहता था। ठीक है, इसीलिए इट वॉज रिवाइज्ड पीरियोडिकली। ठीक है, महलवारी सिस्टम बता दिया, महलवारी सेटलमेंट बता दिया। थोड़ा सा ये भी पढ़ ही लीजिए साथ साथ, यहाँ पे जो ऑप्शंस दिया हुआ है आपको, कॉर्नवालिस ऑप्शन में क्यों दिया गया है? इसलिए दिया गया है, कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस्ड व्हाट इज नोन एज द परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट को लेके आए थे, इसीलिए दिया गया है। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट में एक बार में रेवेन्यू फिक्स कर दिया जाता था। ठीक है, गवर्नमेंट को कितना आता था? 10/11। पूछ देगा, बीपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, ये सब फैक्ट भी पूछ देगा। 10/11 गवर्नमेंट को जाता था, और जमींदार कितना रखता था? 1/11। अगर वो 3 कठिया पूछा है तो ये भी पूछ देगा कि 10/11 और 1/11। ठीक है, ये परमानेंट सेटलमेंट वाला चीज कहाँ पे ज्यादा चलता था? बिहार में, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। बिहार में, बंगाल प्रोविंस में ये चलता था। ठीक है, यूपी में, थोड़ा सा याद रखना है इसीलिए। ठीक है, 10/11 जाता था गवर्नमेंट को, एंड 1/11 जमींदार अपने पास रखता था। यहाँ पे जमींदार ही सारा कुछ करता था, इसीलिए जमींदार को 1/11 शेयर दिया जाता था। ठीक है, अब परमानेंट और महलवारी बता ही दिया, तो एक और जो लास्ट है उसको भी शॉर्ट में बता देते हैं, रायोटवारी। रायोटवारी में कौन है सबसे पहले? इसको शुरू किसने किया था? थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो। एक और है अलेक्जेंडर रीड। दोनों नाम याद रखिए, मुनरो एंड रीड, ऐसे करके याद रखिए। मुनरो एंड रीड स्टार्टेड द रायोटवारी सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे क्या होता था? रायट्स यानी फार्मर्स खुद से पे करते थे। ठीक है, डायरेक्टली पेमेंट होता था। ठीक है, एंड
रायटवाड़ी कहाँ पे हुआ था? थोड़ा साउथ इंडिया वाले रीजन में, प्रेजेंट साउथ इंडिया वाले रीजन में, यानी कि मद्रास प्रेसिडेंसी में, एंड इसको मद्रास महाराष्ट्र ये वाले जगह पे ज्यादा प्रिवेलेंट था। ठीक है। बिहार में क्या था? परमानेंट सेटलमेंट था। ठीक है। उसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। रायटवाड़ी को मुनरो एंड अलेक्जेंडर रीड ने शुरू किया था। इतना फैक्ट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन 1940 विनोबा भावे स्टार्टेड इंडिविजुअल सत्याग्रह फ्रॉम। इंडिविजुअल सत्याग्रह को कौन से जगह से शुरू किया गया था? ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पवनार इन महाराष्ट्र। इन्होंने महाराष्ट्र से शुरू किया गया था। ठीक है। 1940 में, या अगली बार ये पूछ देंगे इंडिविजुअल सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, 1940, पहले ये याद रखिए। ठीक है। ये चीज चल रहा था अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। पता है एक बार क्वेश्चन आया अभी 67 पे ही आया शायद, कि थर्ड इंडिविजुअल सत्याग्रही कौन थे? थर्ड कौन थे? तो ब्रह्मा दत्त थे। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसीलिए बता रहे हैं। थर्ड थे, एंड सेकंड कौन थे? सेकंड इंडिविजुअल सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। इंडिविजुअल सत्याग्रह क्विट इंडिया मूवमेंट के पहले लॉन्च हुआ था। ठीक है। ये एक तरीके का मॉरल प्रोटेस्ट था। ठीक है ना, मॉरल प्रोटेस्ट था, जहां पे कि फ्री स्पीच और ब्रिटिश पॉलिसीज के अगेंस्ट एक तरह से जागरूकता फैलाई जा रही थी थ्रू द इंडिविजुअल सत्याग्रह। मास लेवल पे मूवमेंट नहीं कराया गया था, उस क्विट इंडिया मूवमेंट के जस्ट पहले इसको लाया गया था। ठीक है। पुनापरा वेलार नडियाड इन खेड़ा, ये खेड़ा डिस्ट्रिक्ट आगे आएगा, पुनापरा भी आगे आएगा। यहाँ पर आपको ये याद रखना है, गुजरात या केरला से नहीं बल्कि महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। महाराष्ट्र में पवनार रीजन से शुरू हुआ था। ये क्वेश्चन याद रखिए, बिकॉज ये आया भी है। थर्ड इंडिविजुअल सत्याग्रही कौन था? ब्रह्मादत्त। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, यहाँ पे ऑप्शन में आ गया। क्वेश्चन क्या है? इंडिया द कांग्रेस टुक अ क्रिटिकल स्टैंड ओवर द मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स इन 1918। ठीक है। 1918 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म विच लेड टू द ब्रेकअप ऑफ द ओल्ड मॉडरेट रेमिनेंट्स। जो ओल्ड मॉडर्न मॉडरेट के लोग थे, सप्रू, जयकर, चिंतामणि, ये लोग कब अलग हो गए? क्वेश्चन हमें ये पूछ रहा है। ठीक है ना, तेज बहादुर सप्रू, एम आर जयकर, ये लोग कब अलग हो गए? द कांग्रेस टुक अ क्रिटिकल स्टैंड ओवर मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म विच लेड टू द ब्रेकअप विद द ओल्ड मॉडरेट रेमिनेंट्स। हु फॉर्म्ड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी तो नहीं, स्वराज पार्टी भी नहीं, ये दोनों ऑप्शन ही हट गया। तो आंसर यही हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता, आपको एटलीस्ट ये पता है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले। ठीक है। और स्वराज पार्टी भी ये नहीं है, इंडियन नेशनल लिबरेशन फाउंडेशन। ये ऐसे भी याद रखिएगा कि इंडियन नेशनल लिबरेशन फाउंडेशन कांग्रेस से निकल के ही आया है। ठीक है। कांग्रेस से निकल के आया। इसको पता है किसने फाउंड किया? एस एन बैनर्जी। एस एन बैनर्जी का नाम अभी बहुत बार हम लोग इस लेक्चर्स में लेंगे। ठीक है। बंगाली न्यूज़पेपर, ये वो सारा चीज इनका ही है। ठीक है। तो एस एन बैनर्जी ने इसके इसके फाउंडर थे। ठीक है। तो ये अगर मान लीजिए आपसे ये पूछ लिया गया कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बना था, अगली बार पूछा जा सकता है कि फाउंडर कौन थे, तो एस एन बैनर्जी इसके फाउंडर थे। और ऑब्वियसली मेंबर्स कौन थे? तो तेज बहादुर सप्रू, एम आर जयकर, ये सारे इनके, चिंतामणि, ये तीनों क्या है? मेंबर्स हो गए। ये तीनों क्या हो गए? मेंबर्स हो गए। अगली बार मान लीजिए ये पूछे कि कब बना था, तो 1918 के बाद बना था, यानी कि 1919 में बना था। किसने बनाया था? तो एस एन बैनर्जी ने बनाया था, कांग्रेस के अंदर से निकल के इंडियन नेशनल लिबरेशन फाउंडेशन। समझ में आ रहा? चलिए आगे बढ़ते हैं। द कैबिनेट मिशन वॉज सेंट टू इंडिया फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। कैबिनेट मिशन को क्यों भेजा गया था? टू एस्टैब्लिश अ नेशनल गवर्नमेंट, एकदम ही नहीं हो सकता ये। टू वर्क आउट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ पावर, डेफिनेटली। टू वर्क आउट द डिटेल्स ऑफ जिन्नाज डिमांड फॉर पाकिस्तान, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं ना। ये जीरो, ये कट जाएगा। आंसर आपका सीधा निकल गया। आप अगर बेसिक हिस्ट्री भी पढ़ लियो तो भी आप ये कर लोगे। ठीक है। कैबिनेट मिशन क्यों आया था? टू वर्क आउट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ पावर। ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे जो भी आपको दिया गया, यहाँ पे हम एक चीज बताते हैं।
ये आपका कैसे आगे क्वेश्चन आया था, कैबिनेट मिशन में कौन कौन लोग आए थे, ये क्वेश्चन आया हुआ है पता है बाद में। तो उनके यहाँ मेंबर्स हम यही बताते हैं, देन हम आपको अगली बार जब आएगा वो क्वेश्चन तब रिमाइंड कराएंगे। इसके मेंबर्स कौन थे? इसके मेंबर्स थे पैथिक लॉरेंस। पूछा गया था कि कौन इनमें से कैबिनेट मिशन का पार्ट नहीं था, ठीक है, तो पैथिक लॉरेंस थे। एवी अलेक्जेंडर का नाम थोड़ी देर पहले ऑप्शन में आया था, ये देखिए एवी अलेक्जेंडर यहाँ पे है, ठीक है ना। एवी अलेक्जेंडर वाज अ पार्ट ऑफ द कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में 3 कैबिनेट के मिनिस्टर्स आए थे, इसीलिए इसको कैबिनेट मिशन बोला जाता है। और स्टैफोर्ड क्रिप्स, अभी थोड़ी देर बाद क्रिप्स मिशन पे भी सवाल आएगा, तो यहीं आगे स्टैफोर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर का नाम आया था अभी थोड़ी देर पहले, और एक ही नाम आपको और एक्स्ट्रा याद रखना है, वो है पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस एक्चुअली थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उस वक्त इंडिया में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, इसीलिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। पैथिक लॉरेंस ही थे इस चेयरमैन, इस मिशन के कैबिनेट मिशन के चेयरपर्सन थे पैथिक लॉरेंस, बिकॉज ही वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। ये लोग कब आए थे? ये लोग आए थे फरवरी ऑफ 1946, ठीक है, फरवरी 1946। इनको क्या करना था, कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट किस तरह से होगा, एंड इसके बाद ही बनना शुरू हुआ था। अगर आप लोगों ने पढ़ा है ये वाला हिस्ट्री, तो इसके बाद ही वो इंटरिम गवर्नमेंट किस तरह का बनेगा वो चीज, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट एंड इंटरिम गवर्नमेंट के लिए लोग आए थे, ठीक है। आई होप इतना क्लैरिटी काफी है, ठीक है। मेंबर्स मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट है ये मेंबर्स, आपको दिखेगा पीवाईक्यू इसी पे। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम 68 बीपीएससी, 15th question. A sannyasi who came to that district after a spell as indentured labor in Fiji, carrying a copy of Tulsi Das Ramayana on his back, and from which he would recite verses to rural audience. The peasant leader referred to here is इसका आंसर होगा बाबा रामचंद्र दास। दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ये आप अगर पहले उस समय तक नेगेटिव मार्किंग नहीं था तो पीपल यूज टू मार्क, ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर निकालना मुश्किल है। इसका आंसर है बाबा रामचंद्र, ठीक है। उनका एक्सप्लेनेशन ये दिया हुआ है, ठीक है, कि वो एक इंडेंचर्ड लेबरर के तरीके से गए हुए थे फिजी, है ना। एंड एक चीज और यहाँ पे सिर्फ आपको बताना चाहते हैं कि जब आ गए थे 1920s में, तो इन्होंने ओद किसान सभा बनाया था, ठीक है, क्योंकि इन लोगों ने इतना ढूंढ के ये क्वेश्चन दिया था, तो हो सकता है ये पूछ दे कि ओद किसान सभा इसके फाउंडिंग में हेल्प किया था किसने इनमें से, तो बाबा रामचंद्र फिर से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना ही है 68 बीपीएससी का, इतना ही है। नेक्स्ट हम लोग 67 बीपीएससी के क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन 15 क्वेश्चंस टू यू। आई होप दैट आपको सही से समझ में आया, एक्सप्लेनेशंस आपको अच्छे लगे, एंड I hope to see you in the next class wherein we will discuss the 67 BPSC का पेपर, जो री एग्जाम का पेपर था, वो हम लोग यहाँ से डिस्कशन शुरू करेंगे। We will also discuss the 67 बीपीएससी का 8th में वाला पेपर, जिसमें पेपर लीक की वजह से वो क्वेश्चंस मतलब पेपर कैंसिल हो गया था, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग मॉडर्न इंडिया के पीवाईक्यूज। आपको पूरा एक साथ 150-200 क्वेश्चन जितना भी है पूरा कलेक्शन इस प्लेलिस्ट में बहुत जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।